कभी चुनाव आयोग पे थोपना, कभी किसी फिक्सिंग पे थोपना, कभी ये बोलना कि भैया ईवीएम खराब है, ये अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार में भी हार मान ली है। अभी आप शाहबाद के लिए निकल रहे हैं, तो क्या माने कि शाहबाद से ही आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा बयान भी आ रहे हैं कि चिराग यही सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए, अगर ये प्रश्न आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है तो मुझे उसी मन से इसका जवाब देने दो। ये लोग किसी का चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे नहीं, महागठबंधन इसी तरीके से दुविधा में जाएगा और जो थोड़ी बहुत कसर भी है, जो कुछ वोट कुछ जगहों पे इनकी जमानत बचने के लिए वो हासिल कर पाते हैं, वो भी कांग्रेस और इनके गठबंधन के भीतर के विरोधाभास में ही सब समाप्त है। आपको पार्टी से निकाल दिया गया, कैसे देखते हैं? अरे प्रभु, ने कहा है कि इस बार महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हुई थी, चुनाव में बिहार में भी मैच फिक्सिंग हुई। मैंने पढ़ा है। क्या कहेंगे इनके बयान पर? पहली बात तो राहुल जी का ये बयान अपने में दर्शाता है कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं, दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम ईवीएम ईवीएम, अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया, तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और जो लोग चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं और जिनका समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय दल करते हैं, क्या वो व्यवस्था सही थी जब एक कलम से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती थी? कांग्रेस के जमाने में कैसे चुने जाते थे? एक हस्ताक्षर से चुने जाते थे ना। आज तो फिर भी ये व्यवस्था बना दी है कि जब तक विपक्ष के दल की सहमति, रजामंदी नहीं होगी, एक कमेटी का गठन कर दिया गया जिसमें एलओपी की भी भूमिका है, उसके बाद इनकी नियुक्ति होती है। तो एक ऐसी व्यवस्था पे इनका प्रश्न चिन्ह है जहां पे एक समिति के द्वारा इलेक्शन कमीशन को चुना जा रहा है, पर जब कांग्रेस के जमाने में एक हस्ताक्षर से चुन लिया जाता था, वो व्यवस्था सही थी। हकीकत है कि अगर इनको किसी एक व्यवस्था में नुक्स निकालने हैं, किसी एक संस्था में नुक्स निकालने हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज नहीं है, वो इनकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी। उसमें इनको नुक्स निकालने की जरूरत है, जो निकालते भी हैं। गाहे बगाहे अलग अलग राज्यों में जाके कभी जयचंद ढूंढते हैं अपनी ही पार्टी में, तो कभी अपनी ही पार्टी का विरोध करके आ जाते हैं। और सही कर रहे हैं वो, क्योंकि आत्ममंथन इनको करने की जरूरत है। और आत्ममंथन नहीं करने की वजह से हर बार हार का ठीकरा, कभी चुनाव आयोग पे थोपना, कभी किसी फिक्सिंग पे थोपना, कभी ये बोलना कि भैया ईवीएम खराब है, ये अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार में भी हार मान ली है। परिणामों के बाद की हार का ठीकरा पहले से ही किस पे फोड़ा जाए, उसकी भूमिका राहुल जी और इनके तमाम गठबंधन के दल बना रहे हैं। और बिहार के बाद आसाम, बंगाल, तमाम राज्य ये लोग हारने जा रहे हैं। सर, इंडिया अलायंस में सीएम फेस पे भी कन्फ्यूजन है। कहा है निकल रहे हैं, अभी आप शाहबाद के लिए निकल रहे हैं, तो क्या माने कि शाहबाद से ही आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा बयान भी आ रहे हैं कि चिराग यही सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए, अगर ये प्रश्न आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है तो मुझे उसी मन से इसका जवाब देने दीजिए। महागठबंधन में दरार दिख रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि तेजस्वी उनके कोऑर्डिनेशन के चेहरे हैं, सीएम फेस को लेकर कंफ्यूजन दिख रहा है, तय नहीं हुआ है। अल्लाह और हाँ, तो ये इनके गठबंधन में ये हमेशा की परिस्थिति रही है भाई, हमेशा की परिस्थिति रही है। अपने सहयोगी के साथ भी रहेंगे, उनका साथ भी नहीं देंगे। महाराष्ट्र में जिस मैच फिक्सिंग की ये लोग बात कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर पाए थे वहाँ पे उद्धव जी के चेहरे को? वहाँ पे कांग्रेस और उनके वहाँ पे जो क्षेत्रीय नेता लोग थे, किस तरीके से उन लोगों ने वहाँ पे बवाल मचाया था, वही हाल इनका यहाँ पे भी होने वाला है। ये लोग किसी का चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे नहीं, महागठबंधन इसी तरीके से दुविधा में जाएगा और जो थोड़ी बहुत कसर भी है, जो कुछ वोट कुछ जगहों पे इनकी जमानत बचने के लिए वो हासिल कर पाते हैं, वो भी कांग्रेस और इनके गठबंधन के भीतर के विरोधाभास में ही सब समाप्त हो जाएगा। प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया, कैसे देखते हैं? अरे प्रभु, इसमें हमको क्या देखना? पार्टी और परिवार अलग अलग इनके विषय को लेकर चर्चा हुई है, पर अंतोगत्वा तमाम परिस्थितियों को जांच करके उसके मद्देनजर ही फैसला लिया जाएगा। हमारी तरफ से उनकी मांगों को, उनकी बातों सरकार तक रखा गया है, जिसपे अभी चर्चा चल रही है। चिराग जी, तेज प्रताप अलग से पार्टी, बिहार विधानसभा का चुनावी आज वाले कार्यक्रम बिल्कुल समझिए,
बिल्कुल उसको चुनावी शंखनाद ही समझा जाए। यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की विधिवत शुरुआत हो गई है और ये कार्यक्रम, इस तरीके के बड़े कार्यक्रम, ये छोटे किसी एक जिला या एक विधानसभा का ये कार्यक्रम नहीं है। हम लोगों ने अलग अलग बिहार के क्षेत्रों में कुछ जिलों का समूह बनाकर हम लोग इस तरीके की बड़ी सभाएं, आने वाले दिनों में 8-10 ऐसी बड़ी सभाएं अलग अलग आयोजित होंगी। आज शाहबाद का क्षेत्र हम लोगों ने चुना है, जिसमें वहाँ के 3-4 जिले मिलाकर, आरा, बक्सर, आपका कैमूर, रोहतास, इन तमाम जिलों को मिलाकर, जिसका कुछ हिस्सा औरंगाबाद का भी उसमें हम लोगों ने जोड़ा है। बाकी जब गया वाला करेंगे तो बाकी 3 विधानसभा औरंगाबाद की हम लोग उस गया वाले क्षेत्र के कार्यक्रम में हम लोग जोड़ेंगे। तो ये कुछ जिलों का समूह बनाया गया है। इसमें 33 विधानसभाओं को आज वाले कार्यक्रम में हम लोगों ने जोड़ा है और यहाँ से विधिवत तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक विधिवत शुरुआत आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की कर रही है। मन से आज मैं कई बातों को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मैं रखूंगा भी, जिसमें मेरी पार्टी की नीति बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और गठबंधन को कैसे और मजबूत करते हुए हम लोग एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो। इस बार छोटी जीत से हम लोग संतुष्ट नहीं होने वाले, वो तो हो ही रही है, पर इस बार लक्ष्य है कि ऑल टाइम हाई पर हम लोग जाएं, 225 से ज्यादा एनडीए सीटें जीतकर इस बार सरकार बनाए। इस लक्ष्य के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये मैं बता दूंगा कि मुझे कितनी सीट चाहिए इस बार, इसीलिए और मैं ये गठबंधन के भीतर पहले बताऊंगा। और मैं आप लोगों के उस भ्रम को भी स्पष्ट कर दूं जो कुछ चैनल्स पे चल रहा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। आप लोग अपने संतोष के लिए जरूर चला सकते हैं, पर वो आंकड़े गलत हैं और अभी ऐसी कोई चर्चा 30 सीट से हुई ही नहीं है। ऐसी कोई चर्चा हुई ही नहीं है। ये तमाम बातें पहले गठबंधन के भीतर होंगी, जो भी होनी बाकी हैं, और उसके बाद ही इसकी सार्वजनिक चर्चा की जाएगी। चिराग पासवान कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? चिराग पासवान कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? आप कहाँ से ये आज वाले मंच के लिए ये सवाल पूछा। एनडीए ने जिस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में नहीं किया था, उसी रीजन को आपने आज चुना है, शाहबाद। और क्यों चुना है आपने इस रीजन को? चुनौतियों का सामना करने में मुझे मजा आता है और मैं चाहता हूँ कि अपने गठबंधन को वहाँ पे मजबूती दी जाए जहाँ पे संभवतः लोग सोचते हैं कि ये गठबंधन कमजोर है। ऐसे में शाहबाद के इलाके में जहाँ पे लोकसभा विधानसभा में हम लोग का प्रदर्शन इस बार की लोकसभा में हम लोग का अच्छा नहीं रहा है, तो ऐसे में वहीं से हम लोग इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आज के इस कार्यक्रम से पूरे एनडीए गठबंधन को मजबूती मिलेगी। हो गया चलिए। चौकीदार और दफादार का एक ऐसा विषय है जिसको मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हर मंच से उठाने का काम किया। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर हम लोगों ने 15 में हम लोगों ने वापस एक ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई, जब हम लोग एनडीए का हिस्सा हम लोग बने, जिसमें कि इस बात को सुनिश्चित किया गया कि ये व्यवसाय जिससे लंबे समय से खास तौर पे पासवान समुदाय के लोग इसके साथ जुड़े रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े रहे हैं, ये व्यवस्था इसी तरीके से सुचारू रूप से कायम रहे। बीच में ज़रूर किसी एक न्यायालय के निर्देश की वजह से इसको लेकर थोड़ी सी एक संचय की परिस्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद किसी एक ज़िले में, अरवल ज़िले से इसकी शुरुआत हुई थी, वहाँ के कलेक्टर ने इसको लेकर कोई एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसको लेकर मेरी खुद की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस विषय को लेकर 2 बार हो चुकी है। तीसरी बार भी पीछे जब मैं उनसे मिलने गया था, उस वक्त भी इस बात को मैंने उनके समक्ष रखा था और उनसे यह आग्रह किया था कि ये व्यवस्था जैसी चल रही है इसको यथास्थिति में वैसे ही इसको रखा जाए, जहाँ पे इस व्यवसाय से जुड़े हुए पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हैं, खासतौर पे जिसमें पासवान समुदाय के लोग हैं, उनको ये व्यवस्था वैसी ही बनी रहे जैसी ये थी इससे पहले। मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे विश्वास मिला है और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, ये एक ऐसा विषय है जो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के, मेरी पार्टी के और मुझसे व्यक्तिगत तौर से ये जुड़ा हुआ है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस व्यवस्था को जैसे था ये वैसे ही चलेगी, इसमें कोई तरीके का बदलाव हम लोग को स्वीकार नहीं होगा।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।